तो अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जो है लिखा है कि एन आरसीसी स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स, डेड मोमेंट, लाइव मोमेंट दिया हुआ है आपको, विंड मोमेंट दिया हुआ है, अर्थक्वेक मोमेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको अर्थक्वेक मोमेंट के बाद द डिज़ाइन लोड मोमेंट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सर्विसेबिलिटी कितना होगा, ये आपको पूछा हुआ है। आपको पता है जैसे कि डिज़ाइन लोड फॉर डिज़ाइन मोमेंट्स, देखिए लोड और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लोड जो होता है, लोड मोमेंट जो है कभी भी लोड की वजह से एग्जिस्ट नहीं होता है। जहाँ लोड होता है वहाँ मोमेंट होता है। तो कहीं पर उसने जब आपको मोमेंट जब दे के रखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मोमेंट दे के रखा है तो आप उसे लोड ही कंसिडर करें। और एक और चीज़, उसने आपको डेड दिया है, लाइव दिया हुआ है, और विंड दिया है, और अर्थक्वेक दिया है। अगर आप इन सब के वैल्यूज़ पे गौर करेंगे, स्पेशली हम कभी भी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो मैक्सिमम होता है उसे ही कंसिडर करते हैं। तो जब हम उसे ही कंसिडर करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विंड मोमेंट 25 दिया हुआ है, अर्थक्वेक आपका 40 दिया हुआ है। तो दोनों में से आप सिर्फ अर्थक्वेक मोमेंट कंसिडर करेंगे, विंड मोमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा जिसमें डेड भी काम आने वाला है, मतलब आप डेड मोमेंट लेंगे, लाइव मोमेंट लेंगे और अर्थक्वेक मोमेंट लेंगे, और ये तीनों मोमेंट को लेकर आप डिज़ाइन लोड मोमेंट निकालेंगे स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए और सर्विसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आप निकालोगे। जैसा कि आप जानते हो कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए ये लोड कॉम्बिनेशन है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए ये लोड कॉम्बिनेशन है। जब ये तीनों प्रेजेंट हैं तो क्या लोड कॉम्बिनेशन बन रहा है कोलैप्स के लिए, और जब ये तीनों प्रेजेंट है तो सर्विसेबिलिटी के लिए क्या लोड कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो भाई सवाल बड़ा मतलब तब तो फिर आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब तीनों प्रेजेंट हैं तो कोलैप्स के केस में ये लोड कॉम्बिनेशन होता है 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड। उसमें से 1.2 कॉमन निकाल लीजिए ब्रैकेट में, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो बस आप वैल्यूज़ पुट कर दो। डेड लोड के लिए 15 है, लाइव लोड के लिए 19 है, और अर्थक्वेक लोड के लिए 40 है। तीनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगा उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वही यही 1.2 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, तो आपका आंसर 89 निकल के आएगा। इन द सेम वे अगर सर्विसेबिलिटी का केस है, फॉर एग्जांपल अगर सर्विसेबिलिटी का केस है तो जब तीनों प्रेजेंट हैं तो उस समय लोड कॉम्बिनेशन 1.1 डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 अर्थक्वेक लोड है। बाद में वही वैल्यूज़ आपको पुट करना है, अर्थक्वेक, लाइव लोड और डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड का पुटअप करने के बाद आपका आंसर 62 किलो न्यूटन मीटर निकल के आ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इन सब के ही वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे, माफ़ कीजिए इसको अपन ने इग्नोर किया है, इसको इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आता है 74 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, लेकिन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में है, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम 89 किलो न्यूटन इंटू मीटर पे डिज़ाइन कर रहे हैं। लग रहा है 74 का, लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे 1.2 है, ठीक है, 1.2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 1.2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर हम 89 किलो न्यूटन पर मीटर पे डिज़ाइन करेंगे किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोलैप्स क्या होता है, सर्विसेबिलिटी क्या होती है, सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, कितना होता है, चेंज होता है, दोनों में सेम नहीं रहता। कोलैप्स के केस में अलग है, सर्विसेबिलिटी के केस में अलग है। अब बिना किसी देरी से हम शुरू कर रहे हैं अपना डिज़ाइन जो है एलएसएम से। और डिज़ाइन शुरू करने से पहले एलएसएम के अपने कुछ एजम्पशन थे जो कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर के लिए थे। तो वो पहले एजम्पशन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और जब ये एजम्पशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो डिज़ाइनिंग में हेल्पफुल है ये सारे एजम्पशन, तो एक एक करके ये सारे एजम्पशन देखेंगे। टोटल 7 एजम्पशन हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला एजम्पशन लिमिट स्टेट्स का क्या है, द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग। मतलब अगर कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है, चाहे वो बीम हो या कॉलम हो, बेंडिंग के पहले उसका प्लेन सेक्शन, बिफोर बेंडिंग उसका जो प्लेन सेक्शन है, और बेंडिंग के बाद आफ्टर बेंडिंग उसका जो भी प्लेन सेक्शन है दैट रिमेन्स प्लेन। इसका मतलब क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका कैंटिलीवर बीम है,
अगर ये आपका कैंटिलीवर जिस तरीके की आपको दिख रहा है, ये कैंटिलीवर, ये आपका बीम है और ये आपका फिक्स सपोर्ट है, तो ये कैंटिलीवर बीम है। अगर इस पर कोई लोड लगेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से W इज़ द लोड, तो लोड की वजह से ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये कैंटिलीवर बीम का एलिवेशन है, सामने का पोजीशन है, लेट्स से इट इज़ हैविंग सम लेंथ L। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, जब मैं इसको बेंड कर रहा हूँ तो पहले बेंडिंग के पहले अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन, इसके लेंथ के अक्रॉस किसी भी सेक्शन पे इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा जो कि ऐसा दिखता है, सीधा सीधा दिखता है बिफोर बेंडिंग, तो जब मैं बेंड कर दूंगा और बेंड करने के बाद जब मैं इसका फिर प्लेन सेक्शन देखूंगा, मतलब किसी भी सेक्शन पे काट के उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखूंगा, उसका ये प्लेन देखूंगा, तो वो प्लेन आपको प्लेन ही मिलेगा, वो आपको सीधा मिलेगा, मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसके कहने का मतलब यही है, द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद अगर आप किसी भी सेक्शन पे उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आपको प्लेन ही दिखेगा, वो मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट assumption दैट लिमिट स्टेट हैज़ टेकन इनटू द कंसिडरेशन। दैट मीन्स, अब ये पहला एजम्पशन क्या बता रहा है, कहना क्या चाहता है, इससे हमें समझ में क्या आ रही है कि स्ट्रेन एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन, बीम के क्रॉस सेक्शन, बीम ये क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेन जो है किसी भी पॉइंट पर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ क्या है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, मतलब आप जब इसको काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बीम का क्रॉस सेक्शन ही मिलेगा। और बीम के क्रॉस सेक्शन पर आप किसी भी पॉइंट पे जाइए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाइए, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जाइए, आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ऊपर जाइए नीचे जाइए, स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि आपका कहना क्या चाहता है ये पहला अजम्पशन, कि आपका स्ट्रेन जो है जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे वो बढ़ता जाता है, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे स्ट्रेन आपका बढ़ता जाता है। और इसका कहने का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक अलग जोन होता है, नीचे एक अलग जोन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये इन चीज़ों की वजह से अपने को ये समझ में आ रहा है कि आपका स्ट्रेन का जो ग्राफ है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, अगर आप इसका स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे तो आपको लीनियर मिलेगा। ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कहने का मतलब ये है पहले एजम्पशन से कि प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट इज स्ट्रेन एट एनी पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यूट्रल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो लीनियर है, और जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे स्ट्रेन का ग्राफ चेंज होगा। स्ट्रेन डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूट्रल एक्सिस तो स्ट्रेन बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो आपका स्ट्रेन भी घट जाएगा, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस पे आपका स्ट्रेन 0 होता है। ठीक है, अब और इसको डीप में समझते हैं इसी पहले असम्पशन को। देखिए ये इस तरीके से आपका बीम है, ये मैंने बीम का 3D बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो अभी मैंने कैंटिलीवर बीम डिस्कस किया उसका मैं ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा था। ये क्रॉस सेक्शन होता है, तो क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग जो एक्सिस डेवलप होता है, जहाँ पे कोई भी कॉम्प्रेशन, ठीक है, पहले मैं आपको ओवरव्यू दिख गया है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे न्यूट्रल एक्सिस है और ये न्यूट्रल लेयर है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये बीम है और ये बीम के ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है, W लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो बीम सैग हो जाएगा डेफिनेटली, ये इस तरीके से सैग हो जाएगा। सैग होने के बाद नीचे की लेयर बीम की खिंच जाएगी, जो कि टेंशन स्ट्रेस अपने अंदर डेवलप करेगा। ऊपर की लेयर आप समझ रहे कॉम्प्रेशन में चला जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉम्प्रेशन टेंशन क्या होता है। नीचे की लेयर खिंच जाएगी और ऊपर की लेयर दब जाएगी जब सैगिंग होगा बीम का। तो जब बीम का सैगिंग होगा तो बीम का कुछ पार्ट कॉम्प्रेशन में चला जाएगा, कुछ पार्ट टेंशन में चला जाएगा, और कुछ पार्ट होगा जो किसी में भी नहीं होगा, जहाँ पे न्यूट्रलिटी होगा। तो बीम का जो एलिवेशन है, या बीम का जो फ्रंट फेस है, या बीम का जो एरिया है अक्रॉस दी लेंथ बीम का ये है बराबर, उसके लेंथ के अक्रॉस जो भी उसका प्लेन बन रहा है, प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन 2D, प्लेन 2D होता है राइट। तो 2D के अलॉन्ग आपको कोई भी कॉम्प्रेशन या टेंशन दिखाने देगा, उस लेयर को बोला जाता है न्यूट्रल लेयर।
और क्रॉस सेक्शन के अलोंग जहाँ पर बीम आपका टेंशन भी नहीं डेवलप कर रहा है, कॉम्प्रेशन भी डेवलप नहीं कर रहा है, उसको कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कभी भी क्रॉस सेक्शंस पे डिफाइंड होता है बीम के, और न्यूट्रल लेयर कभी भी बीम के लॉन्जिट्यूडनल लेंथ पे डिफाइन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। न्यूट्रल लेयर एंड न्यूट्रल एक्सिस। अब एक और चीज़ है, न्यूट्रल लेयर कभी भी स्ट्रेन को डिफाइन करता है, कभी भी स्ट्रेन को डिफाइन करेगा, वेयरएज न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज डिफाइन स्ट्रेस। कौन से स्ट्रेस? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंशन स्ट्रेस, और स्ट्रेन में भी कौन? वही टेंशन और कॉम्प्रेशन स्ट्रेस। अब आप देख सकते हैं ये आपका बीम है, कैंटिलीवर बीम जो मैंने ऊपर बनाया था, ये इस तरीके से सैग हो गया लोड लगने के बाद डब्ल्यू। ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसके क्रॉस सेक्शन पर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स सेम। तो जब मैं इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं न्यूट्रल एक्सिस लिखूँगा, जब मैं इसके लेंथ की बात करूँगा तो मैं न्यूट्रल लेयर लिखूँगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, न्यूट्रल लेयर डिफाइंस स्ट्रेन ऑन द कॉन्क्रीट, न्यूट्रल एक्सिस डिफाइंस स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट। स्ट्रेस इज न्यूट्रल एक्सिस, स्ट्रेन इज न्यूट्रल लेयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर पढ़ते हैं। कॉन्क्रीट जब आपका बेंडिंग में चला जाता है, ये सैग वाला केस है, ठीक है। कैंटिलीवर आपका हॉग होता है, हॉगिंग का जो केस है वो कैंटिलीवर का है, ठीक है। सैगिंग का केस सिंपली सपोर्टेड बीम का है। जब बीम आपकी या कंक्रीट जब आपकी बेंडिंग में चली जाती है तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, कितना अधिक से अधिक कितना स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, वो होता है 0.0035। ये सेकंड एजम्पशन है लिमिट स्टेट मेथड का। एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कॉन्क्रीट का अगर बेंडिंग में चला गया, जैसे फ्लेक्चर भी कहा जाता है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जो होगा वो 0.0035 होगा। थर्ड एजम्पशन आपका लिमिट स्टेट बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन में के बीच का रिलेशन बता रहा है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए हो रहा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कंक्रीट में जब लोड लगता है, एक्शियल लोड यानी कि अगर ये कॉलम है, फॉर एग्जांपल हम कॉलम लेके चल रहे हैं, तो कॉलम के सेंटर पे आपका जब लोड लगता है उसको एक्शियल लोड कहते हैं। या आप इसे कह सकते हैं कि द लोड, जो लोड कॉलम के लेंथ के अक्रॉस लगता है उसे एक्शियल लोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बीम है तो बीम के लेंथ के अक्रॉस अगर कोई भी लोड लगता है, एक्शियल लोड लेंथ के अक्रॉस लग रहा है, तो उसको कहा जाता है एक्शियल लोड। लेंथ के परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है उसको ट्रांसवर्स लोड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक्शियल लोड अलग चीज़ होती है, ट्रांसवर्स लोड अलग चीज़ होती है। कंक्रीट फॉर एग्जांपल अगर बेंडिंग में चला गया, चलिए एक बार अच्छे समझते हैं। अगर कंक्रीट पे अगर आप एक्शियल लोड लगा रहे हो, एक्शियल लोड या तो किसी स्ट्रक्चर को खींचने की कोशिश करता है या तो किसी स्ट्रक्चर को दबाने की कोशिश करता है, यही होगा ना। मतलब लेंथ के अक्रॉस जो आप लोड लगाओगे या तो आप टेंशन में लगाओगे या तो कंप्रेशन में लगाओगे, तो एक्शियल लोड या तो कंप्रेस करेगा या तो फिर टेंशन क्रिएट करेगा। तो हमने ऐसा एक्शियल लोड लगाया है जो कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस की वजह से जो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो 0.002 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंक्रीट आपका बेंडिंग में है, बेंडिंग की वजह से जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अटेन हो सकता है वो 0.0035, जो मैंने अभी सेकंड में बताया। ये रिलेशनशिप है। आप थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का है, लेकिन ये कंक्रीट का है, ये स्टील का नहीं है। इसमें स्टील का कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको कंक्रीट का बता रहा हूँ। अभी देखिए इसमें ग्राफ जो है इस तरीके से जा रही है। अब स्ट्रेन जो मैंने आपको बताया, जो एक्शियल लोड लगने पर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो 0.002 है, और जो बेंडिंग के केस में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो 0.0035 है। तो ये मैंने वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रेन प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस प्लॉट किया है। और ऐसा ही क्यों किया है? क्योंकि कोई भी स्ट्रेन मैंने एक्स एक्सिस पे क्यों प्लॉट किया? क्योंकि स्ट्रेन आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। वेरस आपका स्ट्रेस जो है वो इस स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। जो चीज़ डिपेंड करती है किसी चीज़ पर उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है
जैसा कि ये केस में स्ट्रेन है तो उसे एक्स एक्सिस में लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेन 0.002, 0.0035 इसे मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, तो इस तरीके से कंक्रीट का ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, तो 0.002 से 0.0035 तक आपका एकदम सीधा लाइन है, जैसे लीनियर बोला जाता है। और 0.002 से स्ट्रेन की जो वैल्यू है, इस केस में मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में जो आपका डिज़ाइन होगा वो FCK है। आप समझ रहे, 0.002 में जो भी आपका डिज़ाइन है वो FCK है। और फिर ये जो ग्राफ है स्ट्रेस का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये पैराबोलिक है। ठीक है, और बाद में लीनियर हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी होता क्या है, जब आपका FCK मैं लिखता हूँ, FCK जब मैं आपका लिखता हूँ तो FCK जो है वो 100% मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, जिसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो क्या हम डिज़ाइन भी 100% पे करते हैं? नहीं, 100% से कम करते हैं। क्यों डिज़ाइनिंग 100% से कम करते हैं? फॉर एग्जांपल, जब आपने एक कंक्रीट का ये लिया होगा, क्यूब लिया होगा, चाहे आपने उसे 250 mm के मोल्ड पे किया होगा या 300 पे किया होगा या फिर 150 पे किया होगा, जब किसी पे भी किया होगा, जो रिज़ल्ट निकल के आता है FCK क्यूब टेस्टिंग पर, वो आपका 100% रिज़ल्ट होता है। और 100% पर हम डिज़ाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे जैसे आप क्यूब का साइज़ बढ़ाते हो, आपका FCK की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कम हो जाती है जैसे जैसे आप क्यूब का साइज़ बढ़ाते हैं। और कब तक कम होती है? 450 mm तक। 450 mm के बाद आपका क्यूब का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो कम नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है। 450 तक आपका चेंज होता है, 450 के बाद चेंज नहीं होता है। ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपकी। तो हम 100% यानी कि जो FCK है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, ठीक है, उस पर हम डिज़ाइन नहीं करते। तो कितने पे डिज़ाइन करते हैं? उसका 2/3 ले लेते हैं, 2/3 FCK ले लेते हैं। 2/3 मतलब 0.67 FCK, और इतने पर हम डिज़ाइन करते हैं। बट इस पर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। कंक्रीट के केस में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, स्टील के केस में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जब 0.67 पर 0.67 FCK जिस पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, विच इज़ नॉट 100% स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसको जब मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा आपका डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट ऑफ एनी ग्रेड 0.446 FCK, या फिर इसको राउंड ऑफ करके 0.45 FCK भी लिखते हैं। तो डिज़ाइनिंग आपकी इस स्टेज पर की जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट ऑफ एनी ग्रेड इज 0.45 FCK, वेयर FCK इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंक्रीट का होता है। जब आप क्यूब टेस्टिंग करते हो, रिजल्ट जब आता है निकल के, तो आपका FCK होता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का। पर उस स्ट्रेंथ पर हम डिज़ाइन क्राइटेरिया लेके नहीं चलते। क्यों नहीं लेके चलते वो मैंने आपको बताया। जब आप क्यूब का साइज़ मोल्ड या फिर उसका जब साइज़ बड़ा करते हैं तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कम होती है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये आपकी 100% स्ट्रेंथ नहीं है। हम 2/3 उसका निकाल लेते हैं, बाद में उस 2/3 पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं कंक्रीट का। नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टू दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीम जो स्ट्रैकिंग में गया तो उसका नीचे का पार्ट, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, जो कि आपके सामने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्रेसिव जोन है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन है। और एक और चीज़ है, कंक्रीट जो है कभी भी कॉम्प्रेशन ही संभालता है, टेंशन का काम सिर्फ स्टील का है। स्टील हमेशा टेंशन लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पर नीचे के साइड में, ये जो डॉटेड है, ये क्या है? ये आपका एम्बेडेड स्टील है, यानी कि कंक्रीट के बॉटम में आपने स्टील डाला हुआ है। बराबर ना, टेंशन में ही आप स्टील डालेंगे। तो कॉम्प्रेशन जोन है और ये आपका टेंशन जोन है। अब उसके रिलेटेड मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहला ग्राफ है स्ट्रेन का, दूसरा है आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर RCC। स्ट्रेस का ये डायग्राम है, स्ट्रेन का ये डायग्राम है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेन जब कंक्रीट का बेंडिंग में है, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है, बराबर है। और इस लेयर पे जब कॉम्प्रेशन जोन में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है? 0.035। और 0.035 आपका ये बेंडिंग के केस में है, फ्लेक्शन में।
अब उससे कम 0.002 है। आपको क्या लगता है जब आप कंक्रीट बेंड करते हैं तो एक्शियल लोड नहीं होता, बेंडिंग के जो फ्लेक्चर है, जो मूवमेंट है, मूवमेंट आपका कभी भी ऐसे मूवमेंट कहीं से निकल के नहीं आता, वो लोड के वजह से भी निकल के आता है। ठीक है, आपको पता होगा जब कोई भी लोड, फॉर एग्जांपल ये बीम है, इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बीम है, अगर इस पर कोई भी लोड लग रहा है, लेट्स से दिस इज़ द लोड P एंड दिस इज़ एट ए डिस्टेंस E, तो आपको पता है ये P और E यहाँ पर जनरेट करेगा मूवमेंट, बट साथ ही साथ ये लोड भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये लोड की वजह से और ये डिस्टेंस की वजह से मूवमेंट तो क्रिएट होता है, लेकिन मूवमेंट के साथ साथ लोड भी ट्रांसफ़र होता है इस बीम में। तो आप ऐसा मत समझना कि इसमें एक्शियल वाला केस नहीं, इसमें एक्शियल वाला केस भी है, इसलिए एक्शियल वाला केस है, ये एक्शियल वाला केस है ना 0.002, मैंने आपको बताया था। जो एक्शियल का केस है उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो 0.002 है, और जो बेंडिंग में है उसका स्ट्रेन जो है कॉम्प्रेसिव, ये दोनों कॉम्प्रेसिव है, ये दोनों टेंशन नहीं है, तो उसमें 0.0035 है, 0.002 है। और ये देखिए किस तरीके से वेरी हो रही है, ये लीनियर ग्राफ बन रहा है। ये तो बस मैंने अक्रॉस द लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। ये जो सिंगल डंडा है जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टॉप फाइबर पे 0.0035 है, और बाद में 0.002 यानी कम हो रहा है, बाद में 0 हो रहा है, बाद में वही चीज़ें हैं। अब यहाँ तक ही मैंने क्यों बनाया है स्टील के सेंटर तक, क्योंकि कंक्रीट का नीचे हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं टेंशन में। ये जो नीचे का पार्ट है ये मैं कंक्रीट का कंसिडर ही नहीं करूँगा, क्योंकि टेंशन का काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ स्टील का है। इसलिए स्टील के सेंटर तक मैंने ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया है। ठीक है, अभी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रेशन जोन में आपका मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे आपने दिखाया है, बट नीचे क्यों नहीं दिखाया है। तो नीचे हम दिखा सकते हैं कैसे आता है, तो वो आता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस सिग्मा एप्सिलॉन स्ट्रेन। तो जब आपको स्ट्रेन चाहिए तो आपको करना क्या है, सिग्मा को E से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ का स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा देखिए, ये जो है 0.45 का, अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम देखिए 0.45 के ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यही तो केस है आपका मैक्सिमम। मैं स्ट्रेस प्लॉट कर रहा हूँ ना, तो कंक्रीट का इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो मैक्सिमम ये वाला आपका स्ट्रेस का पोर्शन है, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ तक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 0.45 के, मैंने आपको बताया यहाँ पे डिज़ाइन का कितना है 0.45 के, वो मैंने निकाल के बताया कि क्या 0.45 के कैसे आया, लेकिन है यहाँ पे डिज़ाइन मोमेंट कितना, ले कितना रहे हैं हम लोग 0.45 के। आपको ये ज़रूरत नहीं है रेफ़र करने का, आप इसको रेफ़र कीजिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग हम इस पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन मोमेंट कितना है 0.45 के, और ये आपका लीनियर चल रहा है 0.0035 से लेकर 0.002 तक, और बाद में 0.2 से लेकर जब ये 0 पे आ रहा है, जब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों 0 हो रहा है, विच इज़ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द केस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो यहाँ पे जब 0 हो रहा है दोनों, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के पहले सबसे स्टार्टिंग में आपका पैराबोलिक है, 0 से लेकर 0.002 तक स्ट्रेन तक, ये स्ट्रेन की वैल्यूज़ है बराबर, और बाद में 0.002 से लेके 0.0035 जो कि स्ट्रेन है। स्ट्रेन के केस में स्ट्रेस का जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, लीनियर। बात वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कंप्लीट, देखिए स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कंप्लीट। अब इसमें क्या है कि आपका तो इसमें क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपका जब न्यूट्रल, ये 0 केस है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों 0 है, और जब ये यहाँ से स्ट्रेन 0.002 पे तक जा रहा है, स्ट्रेस का पोर्शन बन रहा है पैराबोलिक, और 0.002 से 0.0035 जब स्ट्रेन है, तो इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेस का लीनियर जा रहा है। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मैक्सिमम कितना है 0.00, मतलब इस केस पे मैक्सिमम 0.45 का केस है। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे 0.45 FC के, विच इज़ पॉजिटिव है, तो मैंने राइट हैंड साइड में प्लॉट किया है। ठीक है, इस तरीके से लीनियर कहाँ तक है, यहाँ तक है, इस लेवल तक है लीनियर के बाद यहाँ पे पैराबोलिक बन रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो ये स्ट्रेन कर्व है और ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। उसके बाद आपको स्टील का जब निकालना है, ये 0.87 FY क्या है, ये आपका स्ट्रेस है इन कॉन्क्रीट 0.87 FY। वो मैंने कैसे निकाला, कॉन्क्रीट की जो भी यील्ड स्ट्रेंथ है FY,
उसको 1.15 से डिवाइड करके, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम स्ट्रेन। एक्चुअली यहाँ पे ई भी इन्वॉल्व है ना। स्ट्रेस आपका सिग्मा विच इज़ एफ वाई और ई के साथ आपका एफ ओ एस आया है, ई मल्टीप्लाई बाय एफ ओ एस, बट ई से हमें कोई मतलब नहीं है हमें एफ ओ एस से मतलब है। तो जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 0.87 एफ ओ आई है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन, ये थर्ड एजम्पशन मैंने शायद कंप्लीट करा दिया है आपका। अभी मैं आपसे फोर्थ एजम्पशन भी डिस्कस करता था लेकिन थोड़ा सा ये लंबा पड़ जाएगा, तो ये इसे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। बहुत थोड़ा सा ही है बट फिर भी कॉन्सेप्चुअली मैं लेके चलता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम इग्नोर कर देते हैं। फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का 1.5 है, 1.15 है। बाद में स्टील के ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिज़ाइनिंग में किधर इस्तेमाल होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा थर्ड एजम्पशन सिर्फ मतलब लेक्चर नंबर 9 जो है वो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर दूँगा, जिसे मैंने स्ट्रेन कर्व ऑफ आरसीसी एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आरसीसी मैंने आपको एक्सप्लेन की बढ़िया से। ये डिज़ाइनिंग फंडामेंटल शुरू हो गई है आपकी, अब आपको ध्यान से लेक्चर्स सारे देखने हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको मतलब आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10वें लेक्चर में मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो एंजॉय, आपको ये वीडियो मस्त लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। उस पर लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, उसमें वेरियस नोट्स आपको मिलेंगे। जो भी लोग गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए, उसके बाद वेरियस असिस्टेंट इंजीनियर, वेरियस जूनियर इंजीनियर के लिए जो भी निकल रही है, पोस्ट निकल रही है, उसके सारे नोटिफिकेशन, उसके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। लेक्चर्स के सारे लिंक भी मिल जाएंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली लेक्चर मत देखिए। वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन पे अगर प्रोवाइड नहीं हुआ तो आपको प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, कमेंट कीजिए। और कोई भी फीडबैक या कोई भी सजेशन अगर आपको हमें देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप जाइए और बेफिक्र होकर कुछ भी कमेंट कीजिए। जो भी आपको फीडबैक सजेशन हमारे लिए है, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी टीचिंग क्वालिटी या नोट्स क्वालिटी, किसी चीज़ के लिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेल कीजिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों तो जय हिंद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।